हेलो बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के इस चैनल लेट्स क्रैक आईआईटी जैम पे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पॉलिसी चेंज इन एजुकेशन सिस्टम विच इज ब्रॉट बाय एमएचआरडी, या जिसे हम जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए बनाए गए। पर वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में कि अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी तो मिलती हैं आपको लाइव क्लासेस, जहां पे आप अपने एजुकेटर से बिल्कुल सामने होकर डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप सही तरह से डाउट पूछते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल क्लासरूम में ही बैठे हैं। साथ ही साथ आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो बच्चों, हमने अपने कोर्सेज को बिल्कुल ऐसे बना रखा है कि जैसे हम छोटे से छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक आपको बिल्कुल स्ट्रक्चरिंग करते हुए पहुंचाते हैं। अगर आपको यह जज करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, या आपको एग्जाम में रैंक लेकर आनी है, या एग्जाम को क्लियर करना है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेस्ट। टेस्ट आपको बताता है कि इस समय आपका स्टैंडर्ड क्या है। तो उसी चीज को देखते हुए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल लाइव टेस्ट एंड क्विजेस ऑन रेगुलर बेसिस, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस का चेक रख सकते हैं और खुद को परख सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है अनअकैडमी की यूएसपी, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब जब आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो वही एक प्लेटफॉर्म पे एक ही कोर्स को पढ़ाने के लिए एन नंबर्स ऑफ टॉप एजुकेटर्स होते हैं। तो वो जो एजुकेटर्स हैं, आप सभी के सभी का डेमो ले सकते हैं। और जब आप डेमो लेंगे तो आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगा, वो आप अपना पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभी के अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, अगर आप जाके मुझे वहां फॉलो करते हैं अमित कुमार तिवारी के नाम से, तो मैं जब भी कभी लाइव आऊंगा फ्री में स्पेशल क्लासेस लेने के लिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां पे मेरी लाइव क्लासेस लेके देख सकते हैं कि जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तब आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो आप जरूर जाइए और वहां पे अमित कुमार तिवारी को फॉलो करिए और ऐसे ही देखिए कि हम लोग फ्री लाइव क्लासेस में क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहेंगे। और जब आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने की सोचते हैं तो सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में यही बात आती है कि उसकी फीस कितनी। तो बच्चों, अनअकैडमी से सस्ता और अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक, अगर आप किसी भी लाइव क्लासेस के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं 6 महीने का कोर्स लेने आईआईटी जैम का, तो कोई 25,000 से 25,000 के नीचे बात करता ही नहीं। पर अनअकैडमी आपको देता है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9,000 में। 9,000 तब पड़ेगा अगर लगाएंगे आप नीचे लिखा हुआ कोड अमित अस। अमित अस क्यों? बिकॉज माई नेम इज अमित एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। तो अगर आप वो कोड लगाते हैं तो आपको 12 महीने की फीस पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 9,000, और 24 महीने की फीस पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 10,800। अगर मुझसे पूछे तो कौन सा लेना चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा 24 महीने का। क्यों? क्योंकि फीस में जो चेंज है 12 महीने से 24 में, वो बहुत ही मीगर है। 1 महीने की फीस के साथ आपको 12 महीने और का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आप उसका फायदा और उठा सकते हैं। तो अगर आप लगाते हैं अमित अस कोड अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, अमित अस कोड, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का डिस्कशन वो है एनईपी 2020 पे। एनईपी की फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्रॉट बाय एमएचआरडी, नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाउ। तो एनईपी 2020 के जो सबसे सेलियंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूं कि दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। इट रिप्लेस द 34 years ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसे हम एनपीई बोलते थे, विच वॉज ब्रॉट इन 1986। तो 34 साल बाद इसका जो चेंज है वो आया है। बीच में रिकमेंडेशंस आती रही थी, रिपोर्ट्स आती रही थी, पर हमने जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है वो 34 years के बाद आया है। दिस पॉलिसी इज अलाइंड टू द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो हम लोगों का इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का एजेंडा है, उसके साथ बिल्कुल ही बिल्कुल अलाइन होती है। और बात करूं अगर मैं इसके फाउंडेशन पिलर्स क्या हैं एनपीई 2020 के, तो आप देखेंगे वो हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी,
एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस मतलब कि सभी को एक्सेस होना चाहिए, इक्विटी मतलब सभी को बराबर एक्सेस होना चाहिए, क्वालिटी मतलब वी विल मेंटेन द क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब द एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल टू एवरीवन, और अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर कोई एजुकेशन को फैलाने में या किसी तरह उसको उसको लोगों तक पहुंचाने में सही से सफल नहीं हो पा रहा है, या फिर वो टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, अगर जो टीचर है वो सही से अपनी चीजों को नहीं रख पा रहा है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा। फिर हम बात करते हैं एनईपी के एम की। एनईपी के एम है, ये एम एक ही है, मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, तो वो आप जरा देख लीजिए। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, making both school and college more holistic, flexible, and multidisciplinary, suited to 21st century needs, and bring out unique capabilities of each student। तो आप देख रहे होंगे इन्होंने वही बात करी है जो हम हमेशा से ही बोलते आते हैं। क्या बोलते आते हैं कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा केमिस्ट्री में बोलते हैं देयर इज ओनली वन पीरियोडिक टेबल, देयर इज ओनली वन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कोई कंसेप्ट मत पालो। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी रखा है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जो भी चीजें आपस में मिलके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो सके, डेवलप हो सके, वो हमें करनी है। साथ ही साथ इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर नॉलेज बनाना है, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, ताकि हम लोग पूरे वर्ल्ड में स्टैंड कर सके। और हर एक, जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कैपेबिलिटी होती है, उसकी उस कैपेबिलिटी को पकड़ो और उसको उभारो। इन सब चीजों का एम रखा गया है इस एनईपी 2020 में। तो इसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा था, स्कूल रिफॉर्म्स में और हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में। तो स्कूल रिफॉर्म्स में जो इनका बेसिक फंडा था वो यही था कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो आप अब उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, मतलब कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी वहां पे अप्रोच रख सकते हो। ठीक है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये चैनल हमारा आईआईटी जैम का है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स पे है। तो जो हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो हम लोग आगे देखते हैं। इनका जो पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज जीआर टू 50% बाय 2035। तो जो हमारा टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब जितना भी हमारा एनरोलमेंट रेशियो रहता है उसको 50% से बढ़ाना है बाय 2035। ये इनका पहला एजेंडा है। दूसरा, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इस बार की एनईपी का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर आओ। जब तक इंडिया में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होगा वी कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर। इसीलिए इस बार का जो इन्होंने पॉलिसी बनाया है ये जन जन तक, लोगों तक गए, ग्राम पंचायत तक गए हैं, अंदर तक सभी लोगों से बात करी, बहुत सारी मीटिंग्स करने के बाद इनका फिर यही आया कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करना है, और इसी पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश करी है, और आगे चल के इनका एजेंडा इसी को फैलाने का है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है बच्चों। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, पहला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये चीज बहुत ही गजब करी है इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। थर्ड, मेरूज का सेटअप किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज मेरूज के नाम से जानी जाएंगी। क्या है वो यूनिवर्सिटी, उसकी बात करेंगे। और एक एनआरएफ का कमेटी बैठाई जाएगी, वो क्या है वो हम बात करेंगे अभी चारों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। तो आप समझो बच्चों, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन, ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए बना है, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन में जाते हो, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन में जाते हो तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप ड्रॉप आउट कर जाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता, आप लोग 12वीं पास ही माने जाते हो, हाँ कि ना। ठीक है, पर यहां पे इन्होंने क्या अप्रोच रखने की कोशिश करी है कि अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो और आपने फर्स्ट ईयर करके वो यूजी का एडमिशन छोड़ दिया, आपका ध्यान कहीं और है, आपको कुछ और करना है, तो वो एक साल आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा और उसका आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। तो आप लोग फर्स्ट ईयर अगर आप करके ड्रॉप आउट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स वाला माना जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट करके जाते हो तो आपको उसमें एडवांस्ड डिप्लोमा मिलेगा उस सब्जेक्ट में। थर्ड ईयर जो होता है वो मिलेगा आपको बैचलर्स डिग्री देगा, और फोर्थ ईयर जो होगा वो आप बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। तो ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या फर्क है? थर्ड ईयर में ये फर्क है कि थर्ड ईयर अगर आप करके हो गए तो आप आगे की स्टडी के लिए अभी एलिजिबल नहीं हुए, पर
ग्रेजुएशन के लेवल पे जितनी भी जॉब्स निकलेंगी वो आप भर सकते हैं। फॉर द बैचलर डिग्री विद रिसर्च जो है वहां पे आपका माना जाएगा कि 1 साल आपका रिसर्च में है। तो जब आप मान लीजिए एमएससी के लिए प्रोसीड करते हो, एमटेक जो भी किसी के लिए प्रोसीड करते हो, तो आपका 1 साल कम माना जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने एमफिल को खत्म कर दिया है, एमए के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद ये जितने भी एजुकेशन है ये यहाँ पे इसके लिए अलग अलग लेवल पे जॉब्स निकलेंगी, आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही गजब चीज करिए कि किसी का 1 साल भी बर्बाद नहीं होगा। आप डिफरेंट लेवल्स पे आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। बहुत गजब चीज लगी है मुझे। सेकंड, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, दिस इज वेरी गुड। मतलब मान लीजिए आपने 2 साल 3 साल मतलब पढ़ाई करी, आप अब आपके हिस्से में क्रेडिट्स आएंगे। अब आपके हिस्से में क्रेडिट्स आएंगे। जैसे हम लोग आईआईटीज में थे तो हम लोगों को क्रेडिट मिलते थे कि इतने क्रेडिट आपको पूरे करने। सिमिलरली यहां पे भी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। जब आप 2 साल पूरे किए तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। अब जैसे आपके क्रेडिट कार्ड में होता है कि जब आप 1,000 रुपए खर्च करते हो तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो कुछ क्रेडिट मिलते हैं। अब वो क्रेडिट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी काम के लिए, मतलब जो भी खरीदना है, या तो आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाके खरीदो या आप उसको पैसे की तरह इस्तेमाल कर लो। वो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं क्रेडिट की। उसी तरह मान लो आपने 2 साल पूरा किया, 2 साल पूरा करने के बाद आपके पास 40 क्रेडिट हो गए और आपने वहां से ड्रॉप आउट कर दिया। वो जो 40 क्रेडिट है आप किसी और एजुकेशन में लगाना चाहते हो तो आप वहां जाके उसे एनकैश करा सकते हो। मतलब अगर मान लो उस कोर्स के लिए आपको 60 क्रेडिट पूरे करने हैं, तो इनका ये कुछ कन्वर्जन रेट बनाएंगे। उस कन्वर्जन रेट के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे कि आप इतने क्रेडिट्स आपने कर रखे हैं, वो क्रेडिट्स आप छोड़ दो, आपको बस इतने क्रेडिट करने जरूरी है, उससे आपको ये डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। तो ये करेंगे ये लोग डिजी बैंक के थ्रू। डिजी बैंक है जहां पे आप लोग अभी आधार कार्ड और वो सब डाउनलोड कर रहे होगे, तो ये सब आपके जो क्रेडिट्स हैं डिजी बैंक में स्टोर होंगे। वो क्रेडिट आप कहीं भी एनकैश करवा सकते हो किसी भी डिग्री के लिए। तो बहुत बहुत गजब चीज है और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी डेवलप होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स में थे तो हम लोग इकोनॉमिक्स के कोर्सेज नहीं ले पाते थे। आईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, डीयू की बात कर रहा हूं, बीएससी के दौरान। पर अभी जो होगा वो मेजर्स और माइनर्स करके 2 हिस्सों में जनरली आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बटेगा। मेजर्स जैसे मेरा केमिस्ट्री है, पर माइनर्स मैं कोई और कोर्सेज भी ले सकता हूं। आईआईटीज में ये चलता है, आईआईटीज में ये चलता है कि आप बाहर के कोर्सेज ले सकते हो, पर जनरली बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं चलता है। तो वहां पे जाके भी आप मेजर्स और माइनर्स का कंसेप्ट लेके अलग अलग क्रेडिट्स कर सकते हो। तो ये सारा अप्रोच मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक चीज करने से कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको जब तक सबका कुछ कुछ नहीं पता, आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो है मेरूज का सेटअप। मेरूज जैसे हमारी आईआईटीज हैं, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी सोचते हो तो आप आईआईटी सोचते हो, आप कभी मैनेजमेंट के बारे में कभी सोचते हो आप आईआईएम सोचते हो। तो जैसे ही कभी आप मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में सोचोगे तो आप मेरूज के बारे में सोचोगे, जिसकी फुल फॉर्म होगी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ये सेटअप की जाएंगे बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे। और चौथा, इन सब के लिए ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को एक बढ़ावा मिले, उस बढ़ावे के लिए बनाया जाएगा एक फाउंडेशन जिसका नाम होगा एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये 4 चीजें सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोग मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच यानी सबको लेके चल सके हम लोग। ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये लोग अब जो अभी जो हमारा यूजीसी है उसकी जगह ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप। इसको हैसी बोलेंगे और वो हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये सेटअप करेगा और जो हर एक एजुकेशन लेवल को, हायर एजुकेशन को देखेगा, एक्सक्लूडिंग लॉ एंड मेडिकल। ठीक है। और ये भी इस एजुकेशन पॉलिसी का वो रहा है। हम लोग हमेशा बोलते थे कि चाइना क्यों आगे, जापान क्यों आगे, जर्मन क्यों आगे, क्योंकि ये लोग अपनी लैंग्वेजेस को बहुत प्रेफर करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इस बार इन लोगों ने भी जो पूरी कोशिश करी है वो यही करी है कि अपनी जो इंडियन लैंग्वेजेस है, गजब बात यह है कि इंडियन में सिर्फ हिंदी को नहीं रखा इन्होंने, इन्होंने हर लोकल लैंग्वेज की बात करी है, हर एक लैंग्वेज की बात करी है। ठीक है। तो हर इंडियन लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा आप समझिए, देखिएगा जरा ध्यान से। ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेटअप करेंगे आईआईटीआई। आईआईटीआई क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आप लोग हमेशा सुनते होंगे हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में वो लिखा है। अरे ये डिस्कवरी हो गई, हमारे ग्रंथों में तो पहले ही लिखा हुआ था। मैं मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो ये सोचा करते थे कि यार अगर हमारे ग्रंथों में इतना सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है जो ग्रंथों को ट्रांसलेट करवा रहा है। लोग बोलते हैं जर्मनी में सब पढ़वाते हैं, ऑक्सफोर्ड में ट्रांसलेशनल डिपार्टमेंट्स है, पर हमारे यहाँ क्यों नहीं है?
तो इस चीज का इन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि ये लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन कराएंगे, जो मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, डेफिनेटली मल्टीडिसिप्लिनरी होना है, ताकि उस चीज को हम लोग ट्रांसलेट करके अपनी मतलब जितनी भी चीजें हैं हम अपने हमारा जो ज्ञान है, विज्ञान है अलग अलग ग्रंथों का, वो हम अपनी जगह यूज कर पाए। सेकंड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्रकृत। पर्शियन फारसी, पाली हमारी पुरानी भाषा थी, और प्रकृत, प्रकृत संस्कृत से पहले जो बोली जाने वाली भाषा थी उसे प्रकृत बोलते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। तो इनके लिए अलग से इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे ताकि इन लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिले, जो खत्म होती जा रही है उनको बढ़ावा मिले। स्ट्रेंथनिंग ऑफ संस्कृत एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स इन HEIs, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, पंजाब में पंजाबी, जो पंजाब का डिपार्टमेंट, पंजाबी डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है, संस्कृत का डिपार्टमेंट है, मराठी का डिपार्टमेंट, मराठी महाराष्ट्र में मराठी का है, तमिलनाडु में तमिल का है। तो जितने भी ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स है उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी, क्योंकि हमें अपनी, इनका जो मेन एम है, हमें अपनी लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना ही करना है। और जो सबसे गजब बात है वो यही है, यूज ऑफ मदर लोकल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन HEI। अब पूरी कोशिश की जाएगी कि जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु वालों की तमिल है, यूपी वालों की हम लोग जनरली हिंदी में बात करते हैं, पंजाब वालों की पंजाबी है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी वही लैंग्वेज करना है, पर बस अब उसका स्मूथ ट्रांजिशन कैसे हो, बस इसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब NEP की रिकमेंडेशन है। फिफ्थ पॉइंट जो इनका है वो है एडल्ट एजुकेशन लिटरेसी पे। एडल्ट एजुकेशन लिटरेसी टोटल लिटरेसी से अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी आ जाए जितनी जल्दी हो सके। इसके लिए इन्होंने टाइमलाइन फिक्स नहीं किया है, पर ये बोला कि जितनी जल्दी हो सके वो हम अचीव कर लें 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। अगर मैं आपको बता दूं 2011 का जो सेंसस है उसका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ नॉर्मल लिटरेसी जो हमारी है दैट इज 74%, 74.04%, ठीक। और ये एडल्ट लिटरेसी को भी 100% लाना चाहते हैं, विच इज हरक्यूलियन टास्क, उसे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात जब आती है फाइनेंसिंग एजुकेशन की, कि जब हम एजुकेशन को फाइनेंस करेंगे तो क्या करेंगे, तो इन लोगों का मेन मोटिव वही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन में लाया जाए। प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, अपना इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन में लाया जाए, जिससे हमारा जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं वो बियर अप कर सके, और टोटल वो GDP का 6% तक पहुंच जाए एट अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। पर आपको मैं बता देता हूं कि हमारा जो 2018 या 2019 का जो खर्चा था, जो एक्सपेंस था एजुकेशन के लिए, इट वाज जस्ट 3% ऑफ आवर GDP, और हम लोग चाह रहे हैं कि वो 6% ऑफ GDP तक पहुंचे, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इसके लिए हमें बहुत इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। तो बच्चा, तो ओवरऑल मैं बस यही बोलना चाहूंगा इस NEP पॉलिसी के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए आई है, इनका मेन मोटिव है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर आना, जो विच इज मस्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। फिर अपनी अपनी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट करना, विच आई फाउंड वेरी गुड। और साथ ही साथ फाइनेंस को बढ़ाना, लिटरेसी बढ़ाना, और उसके लिए अलग अलग सेटअप्स करना, ये सब उसका पार्ट है। ठीक है बच्चा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का NEP का ये सफर अच्छा रहा होगा, आप लोगों को समझाया, आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और हमारा जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है वो आपको समझ में आया होगा। याद रखिए, MHRD अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है, सो बी एजुकेटेड, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। और किसी का कोई डाउट हो और तो वो कमेंट जरूर करें। बच्चा कभी कमेंट करने से पीछे ना हटे, कमेंट जरूर करना है, ये हमारी वीडियोस को रैंक करने में हेल्प करता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा जागरूकता हो। और कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार या भाई या आप खुद, आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो उसे जरूर बोले अमित आस्क कोड जरूर लगाना है, उसे 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी स्मार्ट।